नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में क्या अहम चीजें आपको देखनी चाहिए। रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच किया तो किस एनएवी पर स्विचिंग होगी। निप्पॉन और टाटा के निफ्टी इंडेक्स फंड में कौन सा है बेहतर प्लान। और फंडनामा में हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि साल 2020 की घटनाओं से निवेशकों को क्या सीखना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ सुदर्शन रूंगटा। सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया स्वाति, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहला सवाल लेते हैं। आर के अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आर के अग्रवाल जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? गुड इवनिंग मैम, आई एम आर के अग्रवाल, आई एम सीनियर सिटीजन एंड अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, आई एम फ्रॉम गुरुग्राम। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं सर आप? मैम, एक जैसे बार बार बोला जाता है कि जो पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट आता है फोर्टनाइटली, उसमें देखना क्या होता है। अच्छा। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली फंस गया है फ्रैंकलिन शॉर्ट इनकम फंड में 10 लाख। मैं रिटायर हुआ था तो मैंने 2018 में 10 लाख का, उसने लड़के ने कहा डेट फंड सबसे सेफ होते हैं, तो मैंने कहा चलो यार 10 लाख का तो इसमें कर दे। तो उसने 10 लाख रुपया उसमें लगा दिया और अब एवरीबॉडी इज टेलिंग कि डेट फंड ठीक नहीं है, ये है, मतलब है। तो एक तो उसमें चलो अब वो तो मतलब एक तो उसका क्या है, फेट क्या है, अब फ्रैंकलिन का हमें मिलेगा, यस करते हैं तो कितना, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म इनकम फंड। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो स्टेटमेंट उनका आता है, हर आदमी कह रहा है कि उसको देखिए कि डेट तो नहीं है, कहाँ पर देखना है, कौन सा कॉलम होता है, मतलब वो तो इतना कुछ दे देते हैं। मतलब इवन सेबी ने भी कहा कि आप उस स्टेटमेंट को देखिए भी, उन्होंने लोन तो नहीं है, डेट तो नहीं है ले रखा या ऐसे देखो स्टेटमेंट में जी। और दूसरा मेरा ये है कि जब भी आपके आदमी कोई प्रोग्राम हम देखते हैं, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा करें। कई बार जनरल स्टोरी टाइप तो बता देते हैं, ऐसे वैसे, मतलब स्टोरी टेलिंग जैसे होता है। विद एग्जाम्पल कोई भी चीज बतानी है तो विद एग्जाम्पल बताएं। जी जरूर सर, इस फीडबैक को पे हम जरूर गौर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सके, आपके सवाल के जवाब दे सके। तो बताइए सुदर्शन, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में क्या देखना है और कहाँ देखना होता है, क्योंकि इतनी बारीक में चीजें लिखी हुई होती है कि इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। जी हाँ स्वाति, काफी ट्रांसपेरेंसी के तहत ये डिस्क्लोजर सेबी ने मैंडेट किया है कि म्यूचुअल फंड्स को अपने जो भी उनके परफॉर्मेंसेज हैं वो पूरा डिस्क्लोज किया जाए। जो फैक्टशीट म्यूचुअल फंड एवरी मंथ जो डिस्प्ले करती है, उसमें टिपिकली इन्वेस्टर्स को जो सिक्योरिटीज है उसकी होल्डिंग देखनी चाहिए, क्या है एवरेज मैच्योरिटी वो फंड में क्या है मैच्योरिटी, बिकॉज उससे इन्वेस्टर डिसीजन ले पाएंगे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का स्कीम है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैक्यूलर ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, कि जो स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एवरेज मैच्योरिटी यील्ड क्या होने वाली है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी रेटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि AA रेटेड, AAA रेटेड पेपर्स, ये देखना चाहिए कि इसमें जो रेटिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि फंड में कितना रिस्क है। सेकंड, जो कैश पोजीशन और बोरिंग का लेवल देखना चाहते हैं, वो हर एक फंड हाउस अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करता है, वहां जाके वो देख सकते हैं उसे। एक खास करके ये जो फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म फंड की बात कर रहे हैं वो सुदर्शन, ये जो हमने कहा कि अभी आपने कहा कि वो बोरोइंग कितनी है वो उनकी वेबसाइट पे मिलता है। अब वेबसाइट पे दिक्कत ये होती है निवेशकों की, ढूंढे कहाँ, इतने सारे टैब्स होते हैं, वो किस टैब के तहत में ये डिटेल दिए रहते हैं? स्पेसिफिकली हर एक फंड हाउस अपने एक अलग उनका पैटर्न होता है वेबसाइट पे डिस्प्ले करने का जी। तो खास करके जहां इनकी क्वेरी है फ्रैंकलिन या शॉर्ट टर्म फंड की, ये फ्रैंकलिन के वेबसाइट पे जो डाउनलोड सेक्शन है वहां जाके अपडेट्स का एक उनका ऑप्शन है, तो वहां वो क्लिक करेंगे तो उन्हें ये सारे अपडेट्स मिल जाएंगे फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड इनकम फंड के बारे में। तो उनकी कैश लेवल्स क्या है, बोरिंग लेवल्स क्या है, तो उससे उन्हें क्लैरिटी आ जाएगी।
सेकंड, अगर वो चाहे तो फंड हाउस को लिख भी सकते हैं कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे वो फंड हाउस मुहैया करवा देगा। ओके, ऑल राइट। और ये फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम फंड के ऊपर भी जानकारी चाह रहे थे कि इसका भविष्य क्या है। अब ये तो तय होगा ई वोटिंग के बाद ही, लेकिन अब अगर आपके पास इसका करंट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट है तो क्या इसमें बोरोइंग काफी ज्यादा थी, क्या वो कम हुई है, नहीं हुई है, क्या स्टेटस है उसका? मैंने इनकी बोरिंग लेवल्स एग्जैक्ट अभी देखी नहीं है, तो वो मैं उसका कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट यस, रिकवरीज काफी हुई है इसमें, दे आर सिटिंग ऑन कैश। हालांकि ई वोटिंग और जो अभी रेगुलेटरी का ना वोटिंग और ये सब चल रहा है कोर्ट में केसेस, उसके वेट कर रहे हैं कि वो कैसे पैसा डिस्बर्स करें। आर के अग्रवाल जी, हम अगली बार कोशिश करेंगे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकेंगे किसी फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके कैसे। मैम बिल्कुल एग्जैक्टली कोई फैक्ट शीट आपके हाथ में होनी चाहिए। हाँ, तो हम अगली बार कोशिश करेंगे, हम इस पे एक शो ही बना देंगे कि कैसे आप अपना किसी भी फैक्ट शीट में या फिर पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में क्या कहाँ पे होता है और क्या देखना है। आज हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हम इस पे एक अलग से शो बनाकर और आपको इत्तला करेंगे इसके बारे में, ठीक है? थैंक यू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे है। लव कुमार जी नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं बुलंदशहर यूपी से बात कर रहा हूँ जी, बताएं। स्वाति कुमारी जी, मैं आपका ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्ट से हमेशा देखता हूँ और आपका खुद का ही ज्ञान इतना ज्यादा है कि एक्सपर्ट्स को तो एक एडिशनल सपोर्ट एक तरह से आपसे भी मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स हैं जी, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के, तो उसमें रेटिंग जो है डिफरेंट लोग अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, टाटा का म्यूचुअल फंड है, निप्पन इंडिया का म्यूचुअल फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड है। तो इसमें रेटिंग तो 4 स्टार या 5 स्टार बहुत से लोगों ने दे रखी है, लेकिन उसमें ये निप्पन इंडिया एंड टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड्स को उन्होंने सेल का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो इसका क्या वजह हो सकती है, जबकि एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के निफ्टी इंडेक्स फंड्स को बाई का रिकमेंडेशन दिया हुआ है? एक तो प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो निफ्टी इंडेक्स फंड के मुकाबले सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा रिटर्न देती रही है जी। तो इसका वजह क्या है, और आगे जो है हमको सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में लगाना चाहिए या निफ्टी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है सुदर्शन, कि इंडेक्स फंड में नॉर्मली हम कहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस रेशियो देखिए इसका कम है क्योंकि इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। तो लेकिन उसमें भी अगर अलग अलग रेटिंग होगी तो एक निवेशक कंफ्यूज हो जाता है। तो क्यों किसी की रेटिंग खराब हो सकती है इंडेक्स फंड में? रेटिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं उसमें एक एक्सपेंस रेशियो भी मैटर करता है। अच्छा। यस, इंडेक्स फंड एक बहुत ही पैसिवली मैनेज फंड है और एक लो कॉस्ट फंड है। हालांकि लो कॉस्ट होने के वजह से उसमें भी हर एक फंड हाउस अपना चार्जेस, वो जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग वो लोग कोट करते हैं। सो उसके वजह से रिटर्न्स में भी फर्क पड़ेगा आपको। इन टर्म्स ऑफ जो परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो मिररिंग द इंडेक्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हालांकि जो फंड मैनेजमेंट का जो चार्जेस है वो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो उससे डेफिनेटली रिटर्न्स में इन्वेस्टर को फर्क पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आता है, अगर कोई रेटिंग साइट्स बोल रही है कि इसको आप बेच दीजिए, वो डेफिनेटली ये कॉस्ट भी काफी मैटर करेगा उसमें, बिकॉज उसके वजह से रिटर्न्स में कमी आ सकती है। तो अभी जो इन्होंने कहा है कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड में सेल की उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। मेरे हिसाब से वो टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसका जो कॉस्टिंग है वो काफी लो है। डायरेक्ट प्लान में 0.05% का उसका कॉस्ट है। तो इस लिहाज से ये इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लोएस्ट चार्जेस हैं, तो इसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। इसके अलावा कोई और भी सवाल था आपका लव कुमार जी? और ये था कि सेंसेक्स फंड या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड, राइट।
सुदर्शन, हमने कुछ दिनों पहले इस पे फंडनामा स्पेशल भी किया था कि एडवाइजर्स क्या पसंद करते हैं और क्यों। मैक्सिमम निफ्टी के फेवर में थे और एक शायद सिर्फ सेंसेक्स के फेवर में थे। आपकी क्या राय? जी, सेंसेक्स 30 स्टॉक से बना हुआ है और निफ्टी 50 स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। 50 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करने की वजह से वो काफी एक दो सेक्टर्स और ऐड कर देता है उसमें, और शायद उसके वजह से वो जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक जितना डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होगा उतना डेफिनेटली योर डी रिस्किंग योर पोर्टफोलियो फर्दर। तो उससे वजह से रिटर्न्स में यस थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। और अगर 30 का सेंसेक्स 30 देखें तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया, और उसमें जो वेटेज ऑफ स्टॉक्स रहेंगे, जो 30 स्टॉक्स का वेटेज रहेगा वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली हायर रहेगा अगर 50 स्टॉक्स का हम वेटेज देखें तो। राइट। तो इसी वजह से यस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज इट इज ए मोर फोकस्ड पोर्टफोलियो देन द निफ्टी। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सुदर्शन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ लिजिन फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लिजिन जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो नमस्ते, मैं मुंबई बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया मुझे। मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से। और लिजिन जी, आपके नाम का मतलब क्या है? मतलब तो नहीं है, साउथ में सर मोस्टली रिलेशंस में जो राइम होता है वैसा रखते। अच्छा, ओके, बहुत ही यूनिक सा नाम लगा मुझे, इसलिए पूछा। आप बताएं आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैंने ये LNT स्मॉल कैप में किया है, कुछ अराउंड 40 को इंस्टॉलमेंट हो गए, तो SIP हो गए, और काफी टाइम नेगेटिव में था, अब जाके थोड़ा पॉजिटिव में आया है। तो मुझे पूछना था, रेगुलर प्लान था, तो मैं अगर स्विच करता हूँ तो मेरे को एवरेज आउट का बेनिफिट चला जाएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि तो अगर तो वो 1% बचने चक्कर में वो एवरेज का बेनिफिट चला जाएगा, तो वो मेरा कि डिसीजन राइट है स्विच करना। ओके। और एक है कि LIC एंडाउमेंट में मैं 2 साल से कर रहा हूँ, जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने किया रिलेटिव से किया मैंने, तो मैं वो सजेशन था कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए क्या 3 साल होने के सरेंडर करना चाहिए। ओके। हालांकि शो तो म्यूचुअल फंड पर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके इंडाउमेंट वाले क्वेश्चन का जवाब भी देने का। सबसे पहले रेगुलर में किया था निवेश, अब डायरेक्ट में चाहते हैं स्विच करना, क्या नुकसान हो सकता है अगर स्विच करेंगे तो? स्वाति, नुकसान के तौर पे अगर इनका जो लास्ट 1 ईयर में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है तो उसमें उन्हें एग्जिट लॉट लग सकता है। उसके पहले वाला जो 365 डेज के अबाव का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई भी ऐसे कॉस्ट नहीं लगना है इन्हें। 1 सेकेंड है, विद इन 1 ईयर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 12 मंथ्स का जो SIP है उस पर उन्हें एग्जिट लॉट लग सकता है, वो एक सेकंड हो गया। थर्ड, उनका कैपिटल गेन्स का इंसिडेंस हो सकता है, जैसे इन्होंने कहा है अभी ये थोड़ा प्रॉफिट में है, तो वो उन्हें देखना होगा कि प्रॉफिट आ रहा है तो कितना है और वो कितना टैक्सेबल होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो ये 2-3 चीजों को इन्हें ध्यान में रखना होगा। सेकंड, NAV जो है रेगुलर और डायरेक्ट के डिफरेंट रहेगी, सेम NAV में नहीं इन्हें इन्वेस्ट होगा, तो वो भी उन्हें देखना होगा। जिस दिन वो स्विच करेंगे उस दिन का जो भी NAV है एप्लीकेबल और रिडेम्पशन में भी और इन्वेस्टमेंट के दौरान दोनों में। कट ऑफ टाइम क्या चल रहा है रिडेम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए? तो सुदर्शन, कारण आपका सवाल थोड़ा मिस हो गया। अभी कट ऑफ टाइम फिर से बदला था, वापस से जो था वही हो गया है, लेकिन दर्शकों को एक बार बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कट ऑफ टाइम क्या होता है और किस दिन कितने बजे तक निवेश करने पे, या उसके नियम कानून क्या है बेसिकली सेम डे NAV लेने के लिए? अभी जो सेम डे NAV का जो रूल्स है वो वापस रिस्टोर कर दिया गया 3 o'clock का। हालांकि 1 जनवरी से ये चेंज होने वाला है थोड़ा, कि जिस दिन फंड्स जो स्कीम है उनको जो फंड्स मिलेंगे क्लाइंट्स के, इन्वेस्टर्स के, उस दिन के NAV पे उन्हें अलॉटमेंट होगा।
अभी जो फिलहाल जो रूल है वो है कि अप टू 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर करते हैं उन्हें सेम डे एनएवी मिल जाता है, भले वो फंड को है ना पैसे मिले या ना मिले। और 2 लाख के ऊपर जो है उन्हें जिस दिन फंड क्रेडिट होता है स्कीम के अकाउंट में उस दिन अलॉटमेंट मिलता है। सेबी ने इसे यूनिफॉर्म कर दिया 1 जनवरी से कि जिस दिन स्कीम को पैसे मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव वो अमाउंट कितना भी हो, इन्वेस्टर्स को यूनिट्स अलॉट होंगे जिस दिन स्कीम को पैसे मिलेंगे। तो अगर वैसे मान लीजिए कि मैंने आज अप्लाई किया है और आज ही मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और अगर आज पैसा मिला तो आज जो क्लोजिंग एनएवी होगी उस पे मुझे अलॉट किया जाएगा। अगर कल मिलेगा फंड हाउस को मेरा पैसा तो कल जो क्लोजिंग एनएवी होगी उस पे निवेश किया जाएगा। यस, और आज भी उन्हें कट ऑफ के पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ओके। अगर कट ऑफ के बाद क्रेडिट हुआ तो वो कल के एनएवी नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा। क्विकली एंडाउमेंट प्लान पे इंश्योरेंस और निवेश दोनों को मिक्स ना करने की सलाह हमेशा एडवाइजर्स देते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? यस, एक जनरल जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हमें ये दोनों को अलग से रखना चाहिए। हालांकि केस टू केस बेसिस में वो इन्वेस्टर डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें एंडोवमेंट की जरूरत है क्या। इसके लिए वो क्लाइंट की प्रोफाइल देखी जाएगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी चाहिए और एक एडवाइजर की सलाह लेके ये डिसीजन लेना चाहिए। बट यस, अगर हम थंब रूल लें तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को अलग रखना चाहिए। चलिए यहाँ पे अगला सवाल क्विकली ले लेते हैं। जहीद कमाल जी का सवाल है, इनके जो पोर्टफोलियो है वो डिटेल्स आपके पास है सुदर्शन, जानना ये चाहते हैं कि रिव्यू बेसिकली करना चाहते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो सही है कि नहीं, कोई अभी लोन नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है पेस इनके ऊपर, कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है और आगे कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल इनका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मनी मार्केट फंड और एनपीएस में इनका निवेश है। एसआईपी एक में सिर्फ चल रही, 2 में चल रही है इनकी एसआईपी। ये बताएं कि डेट फंड में या जैसे मनी मार्केट फंड में एसआईपी करना बेहतर होता है सुदर्शन, या फिर वहां पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर होता है? देखिए, एसआईपी और लमसम ये एक प्रोविजन दिया गया है, इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया गया है। डेट फंड में एसआईपी आप करते हैं, मनी मार्केट फंड में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स में वेरिएशन नहीं मिलेगा। हालांकि इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। अगर आपके पास आज लमसम पैसा है तो आप लमसम डाल दीजिए, अगर आपके पास लमसम नहीं है और आपके जैसे कोई मंथली सैलराइड है, उनके सैलरी कैश फ्लो है तो उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, बट उनको एसआईपी लेना होगा। सो दीज आर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स कि आपके जो भी तरीका है आप जिससे मैनेज कर सकते हैं आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि ये ही अच्छा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी लमसम और एसआईपी के बारे में। और ये आई थिंक अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत हर महीने जितने पैसे एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो डाल रहे हैं ताकि वो उनके पास एक अच्छा कॉर्पस बन जाए इमरजेंसी फंड के तौर पे। खैर, आगे जो इनका जो प्लान है, उन्होंने कुछ स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हुई है, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप, एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और डीएसपी मिड कैप। आपकी राय इन फंड्स पे? स्वाति, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जिसमें इनका ऑलरेडी एसआईपी चल रहा है वो एक लार्ज का फोकस्ड फंड है जी। सो मैं चाहूंगा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के जगह वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड ले लें जो एक पैसिवली मैनेज फंड है और लार्ज कैप फोकस्ड है। दूसरा, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप के जगह मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में ले लें, जो उन्हें एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दे देगा पोर्टफोलियो में। थर्ड है वो डीएसपी मिड कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं जो उन्होंने सोचा है, और एडिडवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा जहीद को कि जो इनकी एज है 26, उसके हिसाब से अगर इन्होंने ये प्लान किया है कि इमरजेंसी फंड के लिए डेट को चूज किया है, ये एक बहुत ही मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टर्स की साइन है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम। श्योर, डेफिनेटली। चलिए, यहाँ पर अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं, रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते अपने हम एक्सपर्ट से जान रहे हैं कि 2020 की घटनाओं का से निवेशक क्या सीख सकता है। आपके मुताबिक सुदर्शन बताएं कि
क्या क्या सीख निवेशकों को मिली है या मिल सकती है 2020 की घटनाओं से? स्वाति, 2020 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ईयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी हम देख रहे हैं कोविड की वजह से, और मार्केट में जो रोलर कोस्टर राइड आया था, काफी निवेशक हैं जो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस के साथ ये उनके बिहेवियर की भी एक टेस्टिंग थी। हमें ये समझना होगा कि हम मार्केट्स के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स वो करना चाहते हैं टाइमिंग करके। हमें इसमें ये पेंडेमिक ने सिखाया कि आप अपने खुद के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब आप मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इससे लेसन्स जो लेना चाहिए वो है कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। हमें उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में कितना एक्सपोजर लेना है, डेट में कितना एक्सपोजर लेना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैं मानता हूं करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले तो इक्विटी में बिलीफ होनी चाहिए कि यस, इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो हमें रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, जो हमें एसआईपी के जरिए वो डिसिप्लिन आती है, बट उसमें भी हम कई बार देखते हैं कि इन्वेस्टर्स पैनिक होकर एसआईपी बंद कर देते हैं या उसको फिर टाइमिंग करने जाते हैं, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, बिकॉज इक्विटी अगर हम बात करते हैं 10-20 साल के लिए, तो उसमें ऐसा बहुत सिचुएशंस आएंगे आपके पास जहां आप सोचोगे कि नहीं मुझे अभी विड्रॉ कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो चीज नहीं करते हुए एक पेशेंस जो हमें चाहिए वो बहुत जरूरी है। अगर ये 3-4 चीज अगर आप इसका एक कॉम्बिनेशन आपके बिहेवियर में ला दें, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करना होगा इसमें, आपका पैसा खुद ही बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट इस बार जो निवेशक जो थे, आपको लगता है कि जो पहले के जितने भी क्रैशेस हुए हैं बाजार में, उससे काफी ज्यादा इवॉल्व्ड बिहेवियर दिखाया है निवेशकों ने 2020 में? यस, बहुत ज्यादा। अगर मैं देखूंगा एक 360 डिग्री टर्न अराउंड मैं देखता हूं इन्वेस्टर बिहेवियर में, और इसका जो मेजर श्रेय है मैं रेगुलेटर्स को देना चाहूंगा, मीडिया चैनल्स को देना चाहूंगा, और जो इंटरमीडियरीज, एडवाइजर, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कम्युनिटी है, इन सभी को देना चाहूंगा जिन्होंने काफी इन्वेस्टर अवेयरनेस किया, लोगों को आगाह किया। आपके शो के जरिए लोगों को काफी नॉलेज मिली है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत मेच्योरिटी वाली साइन है, एक बहुत मेच्योर्ड मार्केट की हम साइन देखते हैं इसमें। तो 2021 में जब निवेशक जाए या फिर आगे बढ़े, तो आपको जो चीजें अपने साथ लेके जानी है 2020 से, वो ये है कि एक तो आपके पास एक प्लान हो आपके निवेश का, और विश्वास, धैर्य और अनुशासन, ये सब शब्दों को समझ लें और समझ के इसका पालन करें, तभी आपका जो निवेश है वो सही तरीके से आपके लिए कमाई करके देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल शो में इतना ही। अगर आप अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब दे, तो प्लीज़ सवाल भेजिए। जहां भेजना है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल के साथ अपना नाम, नंबर और फीडबैक भी ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।